हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट का टॉपिक और पिछले क्लास में मैंने तुम्हें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ाया। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया, हाउ टू फाइंड माइनर्स, हाउ टू फाइंड कोफैक्टर, और आखिरी में मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिया था। माइनर्स एंड कोफैक्टर को यूज करके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का क्वेश्चन था, ठीक है। और मैं तुम्हें ये भी बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो मैं आज वही करवाने वाला हूं। आज का टॉपिक है सेरस एक्सपेंशन मॉडल, जो कि हमारा जो पिछले क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने के बाद हम फर्दर आगे इस वाले मेथड से आगे चलेंगे, ठीक है। आ जाओ, पिछले क्लास में क्या क्वेश्चन था मैं भी देख लूं और हम शुरू करते हैं पूरा सीरियली, बेहतरीन तरीके से, बेस्ट क्वालिटी में हम तुम्हें पढ़ाएंगे। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि अभी तुम CHSC में हो, 11th-12th का क्लासेस कर रहे हो, फिर बीकॉम जाओगे, बीकॉम भी तो करना ही पड़ेगा, बीकॉम का भी सारा क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले 4-5 साल हम तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। देखो, मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था माइनर्स एंड कोफैक्टर से रिलेटेड, और मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन है ये, डिटर्मिनेंट निकालना है। क्वेश्चन है 2 - 5 3, 2 - 5 3, 3 - 1 2, 1 - 1 2, 1 - 2 और 1, 1 - 2 एंड 1। ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन था। अगर कुछ और भी क्वेश्चन था अगर होमवर्क में, अगर ये क्वेश्चन डिफरेंट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस पूरा सेम होने वाला है, ठीक है। देखो, अब हम क्या करेंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को यूज करके हम यहां पर सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो हम अगर नॉर्मली डिटर्मिनेंट निकालते तो कैसे निकालते, मान लो मैं रो वाइज एक्सपैंड कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर मैं नॉर्मली डिटर्मिनेंट निकालता तो 2 × 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ -1 2 -2 1 माइनस ऑफ -5, डिटर्मिनेंट ले लेता ये दोनों को काटकर 3 2 1 1, और +3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -1 1 1। मैं इस तरीके से निकालता, ठीक है, जो कि तुम फर्स्ट क्लास से सीखते हुए आ रहे हो। अगर मैं माइनस एंड कोफैक्टर्स को यूज करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस केस में ये एलिमेंट का नाम क्या है, ये एलिमेंट का नाम है A11। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं A11 इंटू इसी का माइनर, इसका माइनर क्या होगा, दिस इंटू दिस, ये रो ये कॉलम कट जाएगा, ये जो बचा यही माइनर होगा, इंटू M11 माइनस A12 इंटू M12, और लास्ट में प्लस A13 इंटू M13। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेम ही चीज नहीं है, जो माइनर है वही तो इसी तरीके से तो माइनर निकलता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं बात बराबर है, ठीक है। तो माइनर के थ्रू हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो तुम पहले M11 M12 और M13 निकाल लो, तीनों माइनर को यहां पर पुट कर देना, ये जो है फॉर्म वैल्यू इसी के साथ इक्वल होगा। सेम अप्लाइज टू कोफैक्टर। कोफैक्टर में खाली क्या होगा, सिंबल बदल जाएगा। तो सिंबल बदलने के कारण जो माइनर है वहां पर सिंबल बदलने के कारण ये ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। बात समझे। तो जो माइनर के तरीके से हम सॉल्व करेंगे या कोफैक्टर को यूज करके सॉल्व करेंगे, सेम ही आने वाला है, ठीक है। देखो, तो मैं एक काम करता हूं, इसको यहां पर सॉल्व कर देता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो हालांकि मुझे सॉल्व करने का नीड नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम समझ गए हो क्या करना है, सेम ही चीज़ तो है, एक ही चीज़ है, कोई बात नहीं है, सॉल्व करें। हालांकि फिर भी मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर देता हूँ। 2 इंटू -1 इंटू 1 माइनस -2 इंटू 2 माइनस ऑफ -5 +5 हो जाएगा, 3 इंटू 1 -1 इंटू 2 +3 इंटू 3 इंटू 1 -1 इंटू -1, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2 इंटू ये तो -1 हो जाएगा, ये माइनस, ये क्या होगा -4, तो ये +4 आ जाएगा, +5 3 -2 +3
3, ये माइनस प्लस हो जाएगा +1। ठीक है, माइनस प्लस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सारा गलती माइनस प्लस में आकर होता है, तो वो गलती कोई भी बच्चा नहीं करेगा जो मेरे से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देख लो कितना आ गया, 6 + 5 + 12, 11 और ये आ गया 23। देख लो आंसर 23 ही है। यस सर, हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया है। नहीं सर नहीं, हमारा आंसर ये नहीं आया है, आपने कुछ गलत किया, मैंने कुछ गलत किया है। हाँ 23 हमारा आंसर, तो 23 नहीं आया, हमारा आंसर तो कुछ और आया है। तो मैं अभी वीडियो को पॉज किया था और मैंने देखा कि मैंने यहाँ पर गलती से एक वैल्यू को गलत लिख दिया। जैसे कि ये देखो, ये वाला पार्ट, ये 3 था, तो ये रो एंड ये कॉलम कटना चाहिए, बचेगा क्या, 3 - 1 1, और मैंने इसको 1 लिख दिया, मैं मतलब ये वाला वैल्यू लिख दिया, लिखना था मुझे -2, तो दिस शुड बी -2। तो इस वजह से थोड़ा सा वैल्यू बदल जाएगा, बाकी सब सही है, यहां पर कुछ चीजें बदल जाएगी। 3 × 1, आंसर क्या आएगा यहाँ पर, इसको मैं और थोड़ा माइनस कर देता हूँ, थोड़ा सा ये लास्ट वाला पोर्शन को हम चेंज करेंगे। ठीक है, ये आएगा 3 × -2 -1 × -1। ठीक है, अब 3 × -2 कितना हो जाएगा, -6, और ये +1, तो नीचे जाएंगे तो यहां पर भी थोड़ा सा बदलेगा, फाइनल आंसर बदलेगा थोड़ा सा, ये आ जाएगा -5। ठीक है, और 3 × -5 कितना होगा, ये पार्ट हो जाएगा -15। बस, अब देखो अब कितना आ रहा है सर, ये अब आ रहा है -4। नाउ दिस शुड बी योर आंसर। देखे एक छोटा सा गलती से किस तरीके से आंसर पूरा बदल गया। सर क्या आपसे भी गलती हो रहा है? हाँ, वो टाइप मैं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते ना, वो जो वैल्यू था उसको मैं गलती से गलत लिख दिया। हो सकता है मेरे से भी कहीं पर, मैं भी बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन करूंगा तुम्हारे सामने सॉल्व, और हो सकता है कि मैं चाहता तो देखो ये वीडियो को एडिट करके नया स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग कर देता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझसे भी कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ऐसा नहीं कि मुझसे मिस्टेक नहीं हो सकता। तो तुम्हारा ड्यूटी है, जब भी तुम कोई मिस्टेक को देखो, आइडेंटिफाई करो, कमेंट बॉक्स पर या चैट, अगर ऐप से क्लासेस कर रहे हो तो ऐप के चैट बॉक्स में आकर हमें बताओ सर इस वीडियो में ये क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है या ये लॉजिकल मिस्टेक हुआ है, तो हम भी उसको रेक्टिफाई करेंगे। बाई चांस हो जाता है ना पढ़ाते पढ़ाते। चलो ठीक, हमारे बच्चे तो समझदार हैं, आगे चलते। आज का टॉपिक, आज का टॉपिक है सर सरस एक्सपेंशन मॉडल या सरस एक्सपेंशन मेथड। अगेन हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, लेकिन अब की बार हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन मेथड से नहीं निकालेंगे। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो एक्सपेंशन था, हम क्या कर रहे थे उसको रो वाइज या कॉलम वाइज एक्सपैंड कर रहे थे, एक्सपैंड करके हम उसको सॉल्व करके आंसर निकाल रहे थे। अभी हम एक नया मेथड फॉलो करेंगे जिसका नाम है सरस एक्सपेंशन मेथड, जिसका एक मैथमेटिशियन जिसका नाम था पेरी फेडरिक सरस, इन्होंने दिया था ये कॉन्सेप्ट को, और इनने पूरा स्टेप्स बताया है कैसे करके होगा। लेकिन ये स्टेप्स में जाने से अच्छा मैं तुम्हें डायरेक्टली लॉजिक समझाना चाहता हूं एक क्वेश्चन के थ्रू, कि सरस एक्सपेंशन मेथड को एक्चुअल में सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, आ जाओ यहां पर देखो, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है मान लो। ठीक है, मैं इस डायग्राम का हेल्प लेना चाहता हूं, अब मेरे साथ साथ ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। एक हमारे पास डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सरस एक्सपेंशन मेथड में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, इसमें हम दो अलग कॉलम्स को ऐड कर देंगे। मैं ये लाइन को मिटा दे रहा हूं, इसमें दो कॉलम और ऐड करना है। कौन सा दो कॉलम,
ये दो कॉलम को फिर से रिपीट करेंगे। इसके बाद तीसरा कॉलम के बाद C1 C2 C3 है। ये C3 के बाद अगेन हम लोग वैल्यू लिखेंगे C1 का एंड C2 का। तो यहां पर C1 अगेन आएगा, अगेन C2 आएगा। तो C1 अगेन आएगा तो यहां पर वैल्यू क्या होगा, A11 A21 A31 A212 A22 A32। बात समझ में आया? तो अब देखो डिटरमिनेंट में कितना कॉलम हो गया, अब 5 कॉलम हो गया, पहले 3 था। हमने ये 2 कॉलम को फिर से रिपीट किया आफ्टर थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के बाद हमने फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम को फिर से रिपीट किया। ठीक है, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ 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 डायगोनली, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई, पहला मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट, फिर उसके बाद एज इट इज चलता जाएगा। ये कहां तक, 3 बार, जब तक इसका एंड पॉइंट ना आ जाता। ठीक है, उसी तरीके से ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे, जो वैल्यू आएगा, मतलब मैं लिखूं तो यहां पर A11 इंटू A22 इंटू A33 प्लस ये वाला लाइन कंप्लीट। सेकेंड लाइन A12 इंटू A13 इंटू A31। ठीक है, दूसरा लाइन कंप्लीट। तीसरा लाइन प्लस A13 इंटू A21 इंटू A32। तीसरा लाइन कंप्लीट। ये तीनों को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दो। ठीक है, जो वैल्यू आएगा इसके साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे इसका ऑपोजिट वैल्यू। मैं एक अलग कलर ले लेता हूं, कौन सा कलर लूं, येलो ग्रीन ये सब हो चुका है, मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं। एक डायगोनल एलिमेंट, नीचे से ऊपर वाला डायगोनल एलिमेंट, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो और दोनों को, रेड वाले को और व्हाइट वाले को आपस में माइनस कर लो। तो दिस टोटल माइनस, अब शुरू होगा ये वाले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, A31 इंटू A22 A इंटू A13, उसके बाद प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस, प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस। बात समझ में आया? इजी है, प्रोसेस है। ध्यान क्या देना होता है डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज ही नहीं है। डिटर्मिनेंट में तुम्हें हमेशा ध्यान ये देना है कि कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करते करते मैंने गलती से -2 की जगह 1 लिख दिया, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिख दिया और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ये गलती तुम्हें नहीं करना है कहीं पर भी। ठीक है, ये ही प्रैक्टिस से होगा। डिटर्मिनेंट बहुत इजी चैप्टर है, ऐसी इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो तो सर एक काम करिए, हमें एक क्वेश्चन करवा दीजिए। हमें सरस एक्सपेंशन मेथड बहुत पसंद आया, हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, तो हम एक काम कीजिए, सरस एक्सपेंशन मेथड का एक क्वेश्चन करवा दीजिए। आओ क्वेश्चन करते हैं सरस एक्सपेंशन मेथड का। देखो एग्जाम्पल नंबर 7, सरस एक्सपेंशन मेथड या सरस एक्सपेंशन मॉडल। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं इसमें चाहूं तो नॉर्मली एक्सपैंड कर सकता हूं डिटर्मिनेंट, जैसे तुम सीखते आए हो क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 में। अभी हम इसमें अप्लाई करेंगे सरस एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, और उससे हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आ जाओ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि सॉल्व बाय यूजिंग सरस एक्सपेंशन मेथड। तो सरस एक्सपेंशन जहां पर मेथड यूज बोलेगा वहां पर तुम्हें इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो डिटर्मिनेंट मुझे फाइंड आउट करने बोला है, अब ये डंडी वंडी और नहीं लगाऊंगा, मैं पहले तो इसको रिपीट कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसके बाद मेरा काम क्या है, अब इसके बाद मैं दोनों कॉलम को फिर से रिपीट करूंगा, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, 1 4 7 2 5 8। ठीक है, 5 ठो हो गया मेरे पास, पहला 3 एक्चुअल में था, 2 और मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अगर तुम चाहो तो तुम फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पर एरो मार्क लगा देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है,
इस तरीके से, और यहाँ पर ऑपोजिट एरो मार्क लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5। क्लियर है बात? तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। आओ मेरे साथ साथ सॉल्व करो। 1 इंटू 5 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 8। देख लो तो ठीक है क्या? हो सकता है मुझसे भी कहीं गलती हो जाए। 159 159 267 348 348। ठीक है, माइनस करेंगे होल ब्रैकेट में। ठीक है, सभी को माइनस करना है। क्या लिखूं मैं? 7 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 753 8 इंटू 6 इंटू 1 प्लस 861 हो गया, 9 इंटू 4 इंटू 2। देख लो तो ठीक है क्या? ठीक लग रहा है देखकर? सर वो क्लासरूम वाला पढ़ाई जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सर हम ऐसा लग रहा है कि सर हम वो ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड में पढ़ रहे हैं जैसे पहले स्कूलों में पढ़ा करते थे। उसी तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 ज़ा 45 प्लस 267, बताओ कितना होगा? 14। अगर इसको मल्टीप्लाई करो 12 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 कितना होता है भाई? 70 और 14 84 होगा शायद। प्लस ये 12 12 इंटू 8 96 होना चाहिए। देख लेना तो, हाँ कैलकुलेशन चेक करते रहना। ठीक है, 7 5 ज़ा 35 35 इंटू 3 105 प्लस 8 इंटू 6 48 प्लस 9 इंटू 4 कितना होगा? 6 18 27 36 36 इंटू 2 ये हो गया 60 72। ठीक है, देख लो। मेरे हिसाब से तो ठीक ही चल रहा हूं मैं। हो सकता है कहीं गलत होगा, गलत होगा तो होगा, देखा जाएगा, है ना? 45 84 96 105 48 72 मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। ठीक है, आगे चलते। ये तीनों को प्लस कर दो, 40 80 120 120 और 90 210 210 तो ये हो गया, और ये 10 220 225 माइनस, इसको ऐड करो 100 40 70 210 210 और ये 220, ये भी 225 हो गया। हाँ 225 225 ठीक है क्या? हाँ सर 225 225 ठीक है। 225 माइनस 225 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0। सरस एक्सपेंशन मेथड से इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट जो है वो आ रहा है 0। अगर तुम्हें डाउट है तो तुम नॉर्मली भी सॉल्व करके देख सकते हो। अगर तुम्हें डाउट है तो तुम नॉर्मल एक्सपेंशन मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर 0 ही होने वाला है। क्लियर है बात? तो सरस एक्सपेंशन का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कर लेंगे, इजी है सर, हम आराम से कर लेंगे। हम चलते हैं आगे। अब आगे जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये टॉपिक पूरे डिटर्मिनेंट चैप्टर में सबसे टेक्निकल टॉपिक है, और बच्चों को इसी टॉपिक को पढ़ के लगता है कि डिटर्मिनेंट थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मेरे साथ साथ पढ़ो। मैं तुम्हें वादा करता हूं, गारंटी के साथ बोलता हूं कि डिटर्मिनेंट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा अगर मेरे साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट या पूरा सारा सिलेबस साथ में पढ़ोगे तो। ठीक है, आ जाओ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा चांसेस होता है एग्जाम में क्वेश्चन आने का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से। देखकर तो लग रहा होगा सर ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नहीं, ये थ्योरेटिकल तो है ही। एक 8 लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का क्वेश्चन में थ्योरी में आ सकता है, साथ में इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, कहीं पर भी। इसीलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आज मैं शुरू कर रहा हूं, लेकिन आज के क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट खत्म नहीं होगा। हमें एक क्लास और लगेगा प्रॉपर्टीज में, क्योंकि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को लेकर, तो आने वाले क्लासेस में भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। 8 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं।
8 ही है, हम पूरा 8 को पढ़ने वाले हैं, हम कोई भी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेंगे, हम सीरियली पूरा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ जीरो ओनली, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में सिर्फ और सिर्फ जीरो वैल्यू है, तो फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? जीरो। जैसे एग्जांपल देखो, R1 R2, R2 में खाली जीरो है, R2 में ओनली जीरो है, तो तुम अगर इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो आएगा वो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। आंख बंद करके तुम लिख सकते हो, एज पर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, रो नंबर 2 कंसिस्ट ऑफ जीरो ओनली, देन डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। तुम्हें सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है। अगर किसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो रहा है कोई चीज, तो उसको सॉल्व करके शो करने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, डायरेक्टली लिख दो एज पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहां पर रो नंबर 2 में सारे एलिमेंट जीरो हैं, जब सारे एलिमेंट जीरो हैं इसका मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? जीरो ही आएगा। अच्छा, अगर कॉलम में होता तो 1 2 0 0, बताओ क्या इसमें भी जीरो होता? यस, इसमें भी जीरो होता। अच्छा मुझे बताओ, अगर रो कॉलम में ना होकर डायगोनल में होता तो 0 1 1 0, बताओ क्या ये प्रॉपर्टी यहां अप्लाई होगा? नहीं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कोई भी रो या कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो नहीं है। अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 में एक जीरो एक वन है, R2 की बात करूं तो एक वन है एक जीरो है, C1 का बात करूं तो अगेन जीरो और वन है, C2 का बात करूं तो वन और जीरो है। तो कोई भी रो या कॉलम जीरो, पूरा जीरो नहीं है, ऑल जीरो एलिमेंट नहीं है, तो यहां पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा। प्रॉपर्टी अप्लाई कब होगा? जब किसी रो या कॉलम का ऑल एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम इज जीरो, तभी जाकर प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई होगा। सेम अप्लाइज टू 3x3 मैट्रिक्स ऑल्सो, इसमें भी वही अप्लाई होता है। देखो तीनों एलिमेंट जीरो है, C2 का सारा एलिमेंट जीरो है, जब C2 का सारा एलिमेंट जीरो है तो फिर आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तुम सॉल्व करके देख लेना, आंसर बुक में करके भी दिखाया है, तुम्हारे इसमें जीरो ही आएगा, ठीक है। आगे चले। यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, कोई भी दो रो या कॉलम, कोई भी दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल है, अगर आइडेंटिकल है तो फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था? एनी रो और कॉलम अगर जीरो है तो आंसर क्या आएगा? जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? एनी टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल, सेम है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, तो फिर आंसर क्या आएगा? जीरो। जैसे यहां पर R1 और R2 1 2 1 2 पूरा सेम है ना, पूरा सेम, R1 R2 कॉपी पेस्ट है, R1 जो है R2 भी वही है, तो इस केस में आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। ये प्रॉपर्टी है, तुम सॉल्व करके भी देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। दीज आर शॉर्टकट्स, ये शॉर्टकट है, इस केसेस में तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि एज पर प्रॉपर्टी नंबर 2 रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। काम खत्म। बात समझ में आया? तो R1 R2 आइडेंटिकल है, इसीलिए आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। सेम अप्लाइज टू 3x3 मैट्रिक्स ऑल्सो, 3x3 मैट्रिक्स में भी यही अप्लाई होता है। यहां पर दिया हुआ है देखो 1 1 1 1 1 1, C1 इज इक्वल टू C3, यहां पर C1 C3 दोनों आइडेंटिकल है, तो जब दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो सॉल्व किया है, सॉल्व करके भी कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि आंसर क्या आया? जीरो। हमें तो डायरेक्टली पता था आंसर क्या होगा? जीरो होगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एज पर प्रॉपर्टी नंबर 2 टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, C1 इज इक्वल टू C3, दैट्स व्हाई डिटर्मिनेंट विल बिकम जीरो। बात खत्म हुआ, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी में चलें। अभी तक दो प्रॉपर्टी पढ़े, क्या क्या? पहला प्रॉपर्टी था सर, अगर कोई भी रो या कॉलम पूरा जीरो है
ऑल एलिमेंट तो आंसर 0 होता है। कोई भी दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो वो भी क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आया? चलो तीसरा प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड इवन इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर तुम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे, मतलब रो की जगह में कॉलम लिख दोगे, कॉलम की जगह में रो लिख दोगे, तब भी तुम्हारा आंसर जो है वो सेम रहेगा। मतलब यहां एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, देखो 4793, इसका डिटर्मिनेंट तुम फाइंड आउट करो, चाहे जो भी हो, मान लो XYZ जो भी आया, ठीक है, कुछ भी आया। अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं, रो को कॉलम में ले जाऊं, कॉलम को रो में ले जाऊं, जैसे ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है, ये R2 है, मैं इसका ऑपोजिट लिखता हूं 4973। अब देखो R1 R2 C1 C2, देखो क्या ऑपोजिट हो गया, ये जो यहां पर R1 था 47, यहां पर क्या बन गया, वो C1 बन गया 47। जो यहां पर R2 था 93, यहां पर क्या बन गया, C2 बन गया 93। जो यहां R1 है, यहां पर क्या है, कॉलम है, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट बन गया, रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो। अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो आंसर वही XYZ ही आएगा। मतलब डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू को रो से कॉलम में ले जाओ, कॉलम से रो, ध्यान रखना, लेकिन सारे एलिमेंट को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक एलिमेंट को खाली इधर उधर कर दिए, एक एलिमेंट करने से आंसर गलत हो जाएगा। ऑल रो बिकम्स ऑल रो मस्ट बिकम ऑल कॉलम्स, ऑल कॉलम मस्ट बिकम्स ऑल रो। बात समझ में आया? सारे कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। सेम अप्लाइज विद 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स में भी ऐसा ही होता है, ये देखो। अच्छा, यहां सॉल्व करके निकाल के दिखाया, इसको क्या बोलते हैं पता है, ट्रांसपोज बोलते हैं। ए है मान लो 1 2 3 4, तो अगर मैं इसका ऑपोजिट निकालूं 1 3 2 4, इसको क्या बोलूंगा, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब होता है रो विल बिकम कॉलम, कॉलम विल बिकम रो। ठीक है, सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो तुम क्या करोगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, यहां पर देखो एक और क्वेश्चन दिया है 3x3 मैट्रिक्स में, 1 2 3 4 4 6 6 7 8 9, ऐसा क्वेश्चन दिया। 4 5 6 होना चाहिए क्या, ये टाइपिंग मिस्टेक है लग रहा है मुझे, 4 5 6 होना चाहिए, इतना कॉमन सेंस तो मेरा भी काम कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। अगर मैं इसका ऑर्डर को रिवर्स कर दूं, मतलब C1 C2 C3 R1 R2 R3, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ऑपोजिट कर दूं, 1 4 7 2 5 6 2 5 8 और 3 6 9, तो देखो क्या रो कॉलम, कॉलम रो बन गया। जो R1 था क्या वो C1 बन गया है, यस सर। जो R2 था क्या वो C2 बन गया है, यस सर। जो R3 था क्या वो C3 बन गया है, यस सर। तो इस केस में मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस इज बी, डिटर्मिनेंट बी, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ बी, बी डेक्स, ऑपोजिट बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रांसपोज बोलते हैं, तो ये उसका ऑपोजिट हो गया। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम सेम, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, अगर तुम दोनों को सॉल्व करोगे तो। यहां पर करके दिखाया, पहले इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके जो आंसर आया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके वही आंसर आया। तो हम लिख सकते हैं एक डिटर्मिनेंट दूसरे के साथ सेम होता है, ट्रांसपोज के साथ क्या होता है, सेम होता है। बात समझ में आया? तीसरा प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं चौथा का, फोर्थ प्रॉपर्टी। अच्छा, फोर्थ वाला शुरू करने से पहले बताओ तीन हम क्या क्या पढ़े। सबसे पहला, अगर कोई रो या कॉलम का ऑल एलिमेंट जीरो है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। दूसरा, अगर कोई रो या कॉलम आइडेंटिकल है, ऑल एलिमेंट कॉपी पेस्ट है, मतलब आइडेंटिकल है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा जीरो। तीसरा, अगर हम रो को कॉलम से और कॉलम से रो को इंटरचेंज कर दें, मतलब ट्रांसपोज फाइंड आउट कर दें, तो आंसर वही रहता है, डिटर्मिनेंट जो है वही रहता है। चौथा, इफ टू एडजेसेंट रो एंड कॉलम आर ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, दो कॉलम या रो को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं
तो मेरा आंसर तो सेम रहेगा, लेकिन आंसर का सिंबल बदल जाएगा। मतलब अगर प्लस में था तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। जैसे यहां पर देखो, मुझे एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, 2/2 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, 5 3 6 4। तो अगर मैं रो को इंटरचेंज कर दूं C1 C2, तो C2 को C1 बना दूं और C1 को C2 बना दूं, आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो क्या होगा, 3 4 5 6। मतलब वैल्यू वही है, मैं आपस में क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। C1 को C2 की जगह ले गया, C2 को C1 की जगह ले आया। इस तरीके से इंटरचेंज किया तो सिंबल सामने क्या लग जाएगा, माइनस का, बस एक माइनस एक्स्ट्रा लग जाएगा। अच्छा, फिर से अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, मान लो अब कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, तो अब अगर मान लो ऊपर नीचे कॉलम, तो 4 6 3 5, सॉरी, रो को इंटरचेंज कर दिया, R1 R2 R2 R1 आपस में इंटरचेंज कर दिया, एक और माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, फिर से प्लस हो गया। बात समझे? तुम्हें क्या करना है, अगर तुम एक बार चेंज करोगे, अगर तुम एक बार चेंज करोगे तो सिंबल क्या लगेगा, एक सिंबल ऐड हो जाएगा माइनस का। दो बार चेंज करोगे तो दो ठो माइनस हो गया, तो माइनस माइनस अगेन क्या बन गया, वो प्लस बन गया। बात समझ में आया? हाँ सर, हम समझ गए। अगर मैं 5 3 6 4 मुझे क्वेश्चन दिया है, मैं पहले क्या कर रहा हूं, C1 C2 मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, C1 को C2 के साथ और C2 को C1 के साथ आपस में इंटरचेंज करता हूं, तो क्या होगा, 3 4 5 6, लेकिन इसके सामने क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अच्छा, अब मैं फिर से करता हूं, R1 को R2 के साथ और R2 को R1 के साथ इंटरचेंज करता हूं, तो मैं फिर से इंटरचेंज कर दिया, 4 6 3 5, तो एक और माइनस लग गया। अब दो ठो माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। बात समझ में आया? तो नया मैट्रिक्स क्या होगा, ये आंसर वही आएगा स्टार्टिंग में जो था, खाली सिंबल बदलता है। तो दो बार माइनस लगेगा तो आंसर फिर से वही सेम आ जाएगा। ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स में भी ऐसा ही होता है। यहां पर देखो सॉल्व करके दिया है तुम्हें, सॉल्व करके तुम्हें समझाया है पूरा मैट्रिक्स वाइज। ठीक है, रो को इंटरचेंज किया, कॉलम को इंटरचेंज किया। 3/3 मैट्रिक्स में भी सेम होता है। देखो यहां पर एक 3/3 मैट्रिक्स दिया है, 4 1 5 6 3 6 9 2 7। ठीक है, अब हम अगर इसमें इंटरचेंजिंग करें, मान लो मैं करता हूं C1 को C3 के साथ और C3 को C1 के साथ, तो क्या होगा, 5 6 7 1 3 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये 4 6 9 बन जाएगा, तो सामने एक क्या लग जाएगा, माइनस। अब अगर मान लो मैं फिर से कॉलम को करता हूं, R1 को R2 के साथ और R2 को R1 के साथ, तो नया क्या बनेगा, 6 3 6 5 1 4 7 2 9 बन गया। तो दो ठो माइनस लग गया, दोनों माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, तो हम इस तरीके से कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम हर बार सिंबल को प्रॉपरली मैनेज करते रहें। क्लियर है बात? तो हो जाएगा, कॉलम एंड रो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, सिंबल माइनस लगेगा। दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू 0 आएगा। अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो वैल्यू 0 आएगा। रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो भी आंसर 0 आएगा। और अगर हम एक और प्रॉपर्टी क्या पढ़ते, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा क्या था, अगर प्रॉपर्टी नंबर 3 था हमारा, एडजॉइंट निकालें तो मतलब सॉरी ट्रांसपोज निकालें तो रो को कॉलम, कॉलम को रो में शिफ्ट करें तो आंसर सेम रहेगा। तो अभी तक के लिए हमने कितना प्रॉपर्टी पढ़ा, 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये देखो यहां पर तुम्हें सॉल्व करके दिया है, इंटरचेंज कर दिया रो एंड कॉलम को, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर रिमेन्स द सेम बट विद द ऑपोजिट साइन, खाली सिंबल बदल जाएगा, आंसर बाकी सेम रहेगा। ठीक है, मैं इसका बहुत सारा क्वेश्चन भी तुम्हें करवाऊंगा, और भी हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आज के लिए हम 4 प्रॉपर्टीज तक सीमित रहें। टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं, हमने 4 कवर किया। आज हमने सरस एक्सपेंशन मॉडल कवर किया और 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम ये चारों को रिवाइज करेंगे और बैलेंस 4 को पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे, यहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।